नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। कोरोना के इस जंग को हराने में आप जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, सेफ से होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इंटरव्यू सेशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए फिर से एक बार इंटरव्यू सेशन लेकर के हम आपके सामने हाज़िर हो गए हैं और आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनको आपने कई हिंदी और खास करके कई भोजपुरी फ़िल्मों में अभिनय करते देखा है। ये अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र के तौर पर हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह हमेशा गाइडिंग इन्होंने किया ही है। तो चलिए देरी किए बिना कि आपका हम मुलाकात करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सफलतम और सुपर स्टार सुदीप पांडे जी हैं। सुदीप सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत थैंक कि आपने अपने व्यस्तम समय पे वक्त दिया और हमारे चैनल पर आप आए। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देख पा रहे हैं आपको। जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो लोग जान रहे हैं कि आप सड़कों पर निकलकर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मदद जो आप कर रहे हैं ये किस तरह आप मदद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितना भी मैं कोई प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहा हूँ कि मैं हज़ारों लोगों को खाना खिला दे रहा हूँ या हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट करा दे रहा हूँ। जितना मेरे बस में है, अगर मेरे घर में 10 लोगों का खाना बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो 30 लोगों का खाना बने, 40 लोगों का खाना बने। तो जो मेरे बस में है, जितना मैं कर पा रहा हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ। मैं किसी को बेड दिलवा पाऊँ या ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को इंतज़ाम करा पाऊँ मेरी पहचान से, मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ में आ जा रहे हैं। मैं किसी भी शहर में, किसी भी मीडिया में जो मेरी पहचान है, जैसे आप भी मेरे मीडिया के बंधु हैं, तो मीडिया के मेरे मित्र काफ़ी मुझे मदद कर रहे हैं लोगों क तक मदद पहुँचाने में। लोग किसी उम्मीद से फ़ोन भी करते हैं कि शायद मेरा कुछ पॉलिटिकल पहचान है या फिर मैं फ़िल्म लाइन से हूँ, तो शायद मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो बस जितना हो सकता है उतना कर पा रहा हूँ और जो नहीं हो सकता है, वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है। अब कल की बात है, जमशेदपुर में मेरे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव उनको बेड की ज़रूरत थी, वो मैं नहीं करा पाया। क्या करें, अभी माहौल ही ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में, तो बिल्कुल। सबको ये इस दौर से गुज़रना पड़ रहा है, कोई सोचा भी नहीं था सर। जी। अच्छा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो लोग इस वक़्त हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो अपने घरों पर इस वक़्त हैं। तो आप जब बाहर निकल रहे हैं, लोगों की जब मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या लोग आपसे कह रहे हैं? सर, मुझे निकाला गया है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए कोविड से, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, ऐसे में मैं घर में तो नहीं बैठ सकता, मम्मी के लिए हॉस्पिटल खाना पहुँचाना ही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं सामर्थ्यवान हूँ, मेरे मम्मी के लिए मैं खाना पहुँचा रहा हूँ, तो जब खाना बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से मैं 20 लोगों का कम से कम और खाना लेकर निकलूँ और रास्ते में मुझे जो भी ज़रूरतमंद दिखाई देते हैं, मैं सबको खाना बाँटता हुआ जाता हूँ। ये नहीं। तो अच्छा एक आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, एनसीपी से जुड़े हुए हैं और 2020 में आपने पार्टी जॉइन किया है। बिहार चुनाव के दौरान हमने देखा कि आप बिहार में भी आकर के प्रचार-प्रसार आपने किया है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और राजनीतिक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सुदीप जी, कि क्या लगता है कि जो लोग आज ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी जूझ रहे हैं, ये इसका मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसे दिन लोगों को देखने पड़ रहे हैं? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मैं डेटा की बात करूँगा। हर डेटा साइंटिस्ट या हर एक समझदार इंसान आज जानता है कि सरकार से बहुत बड़ी भूल हुई है। ये लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए, ये वायरस इतना खतरनाक है, ये लोग समझ नहीं पाए। ये लोग शायद इंतज़ार कर रहे थे इस समय का। एक राज्य को जीतने के लिए इस चीज़ को दबा कर रखा कि जब वो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तब असलियत लोगों के सामने लाएँगे। अरे पहले तुम बताओ लोगों को, उल्टा ये बोला जा रहा है कि आप भर-भर कर आइए, वेस्ट बंगाल में वोट कीजिए। एक तरफ आप घर पर रहने की सलाह देते हैं और खुद बिना मास्क का आप सबके सामने जाते हैं। एक ज़िम्मेदार पद पर होकर जब ज़िम्मेदारी होती है ना, तो आपको 10 टाइम्स आपको केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज़ आपका एक-एक हरकत लोगों के बीच में एक एग्ज़ाम्पल बनता है।
एक आप संदेश क्या देते हैं दोनों को, दुनिया को? इसलिए आप घर से मतलब एक या तो आप जिम्मेदारी का पद छोड़ दीजिए, और आप जिम्मेदारी के पद पर हैं तो आप नॉर्मल, आप कैजुअल अप्रोच में नहीं ले सकते हैं पूरे अपनी जिंदगी को। और आप सोचिए पूरे इतने बड़े कंट्री को रन करने के लिए कितने कितने विजन की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है जहां की व्यवस्था इतनी खराब है। मैं अमेरिका में था, मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि इंडिया में रातों रात अमेरिका जैसी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जो व्यवस्था आपको मिली थी, जो व्यवस्था आपको मिली है पुरानी सरकार से, या जो जिस व्यवस्था से फिलहाल हम संभाल सकते थे जितना अपने आप को, वो भी आपने नहीं करने दिया। आपको जब पता था कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डबल आपको अलर्ट रहने की जरूरत थी। उसकी बजाय आप लोगों को सड़क पर आने के लिए बाध्य किए, आपने लोगों को कैजुअली छोड़ दिया, आपने लोगों को बताया नहीं कि क्या क्या हो सकता है, समुद्र में डुबकियां लगा रहे हैं, वहीं से फैला है, ये कुंभ से फैला है, ये सब पता नहीं था। भावनाओं में बहना एक अलग बात होती है, लेकिन लोगों को मार देना, लोगों को जानबूझकर आग में झोंक देना, ये बहुत गलत हुआ है इस कंट्री में इस बार। और इस बार हर कोई जानता है, लास्ट टाइम जो भी गलतियां होती थी, लॉकडाउन में गलती हो गई कि ठीक है प्रवासी मजदूर के साथ गलत हुआ, लेकिन ठीक है लॉकडाउन से शायद हम बच गए, लेकिन इस बार की गलती हर तबके के लोगों को लगा है, हर परिवार में, हर एक परिवार के हर जिससे भी आप बात कीजिए, किसी ना किसी का कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड इस बार जूझ रहा है। कंट्री एक वॉर के स्टेज में है, एक वॉर की तरह आपको लड़ना पड़ेगा, मिलिट्री को रोड पर उतारना पड़ेगा, लॉकडाउन उस स्केल पर करना पड़ेगा, पूरे मिलिट्री के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको सबको भिड़ाना पड़ेगा। इंडिया इज एट वॉर, ये नहीं समझ पा रहे हैं। पहले ये समझेंगे, पहले जब समझेंगे तब तो, जब इलाज क्या है, क्या बीमारी हुई है, तब तो इलाज कर पाएंगे। अभी तक इनको या तो ये टोटली इग्नोरेंट लोग हैं, नेग्लिजेंट लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, अदरवाइज या तो ये दुनिया को कुछ भी नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि ये जो जो भी करेंगे वो आज तक एक्सेप्ट किया गया है तो ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जान है तो जहान है। इस बार चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के घर में आग लगी है। ये बहुत गलत हुआ है इस बार हमारे हिंदुस्तानी सुदीप जी, आप एक कलाकार हैं, आप एक कलाकार हैं, अभिनय करते हैं। एक बहुत बड़ा और बहुत तबका जो है लोग इस वक्त कलाकारों के प्रति भी रोष में है, जो लगातार हम लोग सवाल देखते हैं और लोग जो कहते हैं जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको इस वक्त मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है कि क्या अभी इस संकट के घड़ी में उन लोगों को मदद नहीं आना चाहिए? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना आपको कहेंगे कि आप उनका नाम लें, लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल गए हैं। अपने देश की स्थिति खराब है। ऐसे में ये सवाल हमारे तमाम सब्सक्राइबरों का भी रहा है कि आप पूछें कि आखिर वो लोग जब उनकी फिल्में देखते हैं, उनके फिल्मों पर हम पैसा लगाते हैं, उनकी फिल्मों को पैसा लगा कर देखते हैं, तो वो लोग इसमें क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? सर, उनकी फिल्मों को आप घर में देखें या वो फ्लॉप रहे या हिट रहे, एक इंसानियत नाम की चीज होती है। आज हर हिंदुस्तानी को इंसानियत के नाम पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप एक, हम कहते हैं ना कि अगर पेड़ लगाना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा बागान लगा दें। अरे एक पेड़ तो लगाओ, कम से कम तुम एक आदमी को तो खाना खिलाओ। जरूरी नहीं है कि तुम एक एनजीओ खोलो या फिर कुछ एक प्रोफेशनल लेवल पर ही करो, कुछ तो करो। इसके लिए आपको स्टार होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई नेता होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई सामाजिक पर्सन होने की जरूरत नहीं है। ये तो इंसानियत की बात है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक इंसानियत की सीख है। और इस उम्र में एक कलाकार को या एक किसी भी नेता को या किसी भी इंसान को अब हम क्या सिखाएं? ये जज्बा जो होता है ना सर, हेल्प करने का, ये अंदर से उठना चाहिए। और आज अगर नहीं उठ रहा है तो लानत है उनके इंसानियत पर। आज अगर नहीं उठ रहा है, जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, जब पूरा हिंदुस्तान गरीबी से मर रहा है, मेरे जितने बुजुर्ग हैं या आप या हम आज तक ऐसी हालत नहीं देखे होंगे। जो 1965 या 1975 का जो वॉर हुआ होगा, जाकर मिलिट्री वालों से पूछिए, जाकर हम अपने दादा से पूछिए, हमारे बुजुर्ग लोगों से जाकर पूछिए। जब वॉर हुआ था तब ये हालात नहीं हुए थे जो हालात आज पैदा हो गए हैं। ये हमारे लोगों की गलती से। आप बताइए, 66 मिलियन मेडिसिन इन्होंने बाहर भेज दिया, 6 करोड़ 60 लाख मेडिसिन इन्होंने बाहर भेजा है। उसमें पूरा मुंबई से शुरू हुआ था ना ये कोरोना। एक महीने पहले तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था,
और ये जनवरी से बांट रहे हैं। 22 तारीख को जब पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, 22 तारीख को भी परागियों के पास इन्होंने भेजा है। तब तक ये क्या सो रहे हैं? अरे लीडर बनना बाद में, पहले अपने घर को तो बचाओ, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को तो बचाओ, तब जाकर लीडर बनना। दुनिया में अपना ढिंढोरा बाद में पीटना। ये लोग सिर्फ अपनी इमेजरी को ध्यान में रखे हैं, अपने इमेज को ध्यान में रखना चाहते हैं। आज भी ये बचाना नहीं चाहते हैं। जो अपने लोगों को मार दे उसके उससे आप अब और ज्यादा। आज मुझे देखिए, आज मुझे बोलना पड़ गया। मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूं। मुझे राजनीति में आए हुए भी लगभग 6 महीने हुआ है, लेकिन आज तक आपने कभी भी ऐसा मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। बिहार की बदहाली भले बोल कर आया हूं, लेकिन वो बदहाली ठीक है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को बदहाल कर दिया। आज हर चीज छोड़कर सबको वैक्सीनेशन करने की जरूरत थी। वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी में ये लोग फेल हो गए। जो आज दुनिया, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था, आज वैक्सीन की वजह से इजराइल में केसेस 0 हो गए। 100% वैक्सीनेशन कर दिया। आज अमेरिका तो नहीं दूसरों को, अमेरिका सबसे बड़ा लीडर है, वो तो दूसरों को नहीं वैक्सीन भेजा। आज 60% अमेरिका में लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी वहां पर 60% लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज भी उनका 25% तक पहुंच गया है। हमारे यहां फर्स्ट डोज 10% पहुंचा है, सेकेंड डोज 2%। आप लोगों को जितना बांटे दिए नहीं, उससे ज्यादा बाहर बांट दिए। उस 6.5 करोड़ में सर मैं बताता हूं, पूरा मुंबई, पूरा पूना या आधा महाराष्ट्र हो जाता ना, जब, क्योंकि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था, आधा महाराष्ट्र ये लोग कवर होते तो यहां से ये बाहर जाता नहीं। और ये कुंभ स्नान अगर रोक लेते, ये सब गलतियां, ये सब ब्लंडर्स नहीं करते। जी, इन्होंने खिलवाड़ करके है। बिल्कुल सही बात आपने कही सुदीप जी कि लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि सरकार तो पूरी तरह से विफल साबित हो ही रही है। मैं भी एक पत्रकार के नाते ये कहने से बिल्कुल गुराइश नहीं करता हूँ, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त देख रही है। चलिए आप थोड़े से मुद्दे से हटते हैं सुदीप जी। हालांकि आप लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि कोरोना से आप बचे, लेकिन अब बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें जो देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन-कौन से हैं और कौन से फिल्में आप दर्शकों के लिए लेकर के आ रहे हैं? थोड़ा हट करके अब हम बात करते हैं। सर मैं अभी फिल्म का अभी मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं 2 फिल्म साइन किया हूँ। अभी मैं वापस भोजपुरी करने वाला हूँ। मैं भोजपुरी से बीच में गैप ले लिया था, बिकॉज अच्छी भोजपुरी फिल्में नहीं बन रही थी। वही आइटम सॉन्ग हर एक मेरे फिल्मों में भी हुआ करता था। जो मैं खुद की फिल्म बनाया वो तो मैं ताल ठोक कर बोल सकता हूँ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत सब अच्छा रहा, जो मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूँ। बट बहुत सारी ऐसी फिल्में मुझे ऑफर जो मिला कर रहे थे, सेम पैटर्न सेम, वो तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब या तो हिंदी करूंगा या फिर मैं अपना जो डेटा साइंस का काम करता हूँ, या मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ। मैं चाहे यूएस, अभी मैं खुद की कंपनी भी खोलने वाला हूँ, या तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं बहुत सारी बातें सोच रहा था। बट अब जब वापस जब दूसरा दौर भोजपुरी का, मेरे ख्याल से तीसरा दौर शुरू होने वाला है। पहले दौर में आपको याद होगा जब कुणाल जी और राकेश पांडे जी के दौर में बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी। गंगा किनारे मोरा गांव, गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ईबो, ये सब फिल्में, विदेशिया जैसी फिल्में, जो मेरी माताएं बहनें, हम लोग सब परिवार के साथ जाकर देखा करते थे। उस जमाने में घर पर आता था सीडी पर, तब हम लोग देखते थे। लेकिन फिर जो दूसरा दौर हुआ, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। सैटेलाइट पर भी जब वो फिल्में आती थी ना, तो वो आइटम सॉन्ग कट करके, काफी सारे सीन्स कट करके। लेकिन अब जब ये कोरोना का दौर आया है, उसके बाद हॉल्स में फिल्म चलनी बंद हो गई है। और मेरे ख्याल से अगले, बिहार में तो वैसे भी हॉल्स बहुत कम हो रहे थे, बंद हो रहे थे। कोरोना के बाद तो मुश्किल से 30-40 सिनेमा हॉल खुला है, और वो भी शायद अभी, और जब लॉकडाउन दूसरा शुरू होगा तो वो भी नहीं खुलेगा। नाम मात्र का हॉल के थिएटर के जो जाने वाले लोग हैं वो रह जाएंगे। तो अब जो फिल्में बनेंगी वो सैटेलाइट के लिए बनेंगी, परिवार के लिए बनेंगी। तो अब तो मुझे लगता है कि अब तीसरा दौर आएगा भोजपुरी का। इस तीसरे दौर के लिए मैं तैयार हूँ, मैं करना चाहूंगा। मैं 2 फिल्म साइन भी किया हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन खत्म हो तो उन दोनों फिल्मों पर मेरे काम शुरू हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले फिल्मों के लिए। और चलते चलते बस अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दर्शक इस वक्त आपको जो पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस कोरोना के दौर में क्या संदेश है आपका? सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और सबकी मदद भी कीजिए। जरूरत पड़े तो बाहर निकलिए पूरी सावधानी के साथ। और आपके गली में जो
कुत्ते हैं, आपके गली में जो गरीब लोग हैं, सबको खिलाइए, जितना हो सके खिलाइए, रूखा-सूखा जो भी है खिलाइए, उसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, आज सबको ज़रूरत है, जितना आप मदद कर सकते हैं कीजिए, भले एक इंसान की कीजिए, एक कुत्ते की कीजिए, लेकिन डेली आप ये सोचकर चलिए कि किसी न किसी को आपको मदद करनी है। आज ये ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत है और हम हर हिंदुस्तानी को एक-दूसरे को एक-दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, एक-दूसरे की मदद करनी होगी, ना माँगने वाला छोटा है, ना देने वाला को सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भले जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए सर, इतना ही चाहूँगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए और उम्मीद है कि आप जहाँ पर हैं, अभी आप संकटों के दौर से गुज़र रहे हैं सर, फिर भी आपने वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि आपकी मम्मी जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ और आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत आपका आभार और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरा ख़्याल है अब धीरे-धीरे चीज़ें सुधरेंगी बिकॉज़ महाराष्ट्र में सुधर रहा है। काफ़ी केसेस कम हो रहे हैं और महाराष्ट्र में सेकंड वेव शुरू हुआ था, तो सेकंड वेव सबसे पहले महाराष्ट्र से जा भी रहा है, तो वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में अभी वेव आ चुका है, धीरे-धीरे जाएगा। लेकिन अगला 1-2 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, तो प्लीज़ लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए और एक-दूसरे की मदद कीजिए।